नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी पंडित्स की जो निर्मम हत्याएं कश्मीर के अंदर दोबारा हमें देखने को मिल रही हैं, उन हत्याओं के संदर्भ में हम लोग रोज किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई खबर सुनते हैं। कभी मीडिया में, कभी न्यूज़ में, कभी किसी पॉलिटिशियन के थ्रू, कभी गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हमें रोज कुछ सुनने को मिलता है। तो मेरी जिज्ञासा जगी और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, जिसमें कश्मीर के भी कुछ सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, और कुछ राजनीति से संबंध रखते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं। और जिज्ञासा ये थी कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां दोबारा कैसे हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं। एक विचित्र प्रकार का नैरेटिव मुझे कश्मीर के अंदर सुनाई दिया, जिस नैरेटिव में मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो एक आम आदमी है, उसके मन में ये बात डाली जा रही है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज करवा रही हैं। परंतु इसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मुझे याद है 1990 में भी इसी प्रकार की टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, और उस समय पे भी बहुत सारे लोग वहां से पलायन करके बाहर आ गए, लाखों लोग पलायन करके बाहर आ गए। परंतु मैं जब 90 के पलायन को देखता हूं और 90 की टारगेटेड किलिंग्स को देखता हूं और उनको आज के टारगेटेड किलिंग्स के परिप्रेक्ष्य में कंपेयर करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे थोड़े से डिफरेंट डायमेंशंस दिखाई देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू पिछले कई सैकड़ों वर्षों से एक सिंबल के रूप में कश्मीर में देखा जाता है, और उस सिंबल के आधार पर ही उसका प्रयोग कश्मीर में होता रहा है। और ये जो सिंबॉलिज्म है कश्मीरी पंडित के साथ, 90 के दशक तक कश्मीर के दो बड़े प्राइमरी सिंबलिज्म कश्मीर पंडित रिप्रेजेंट करता था। एक था कश्मीरी पंडित का इंडियनाइजेशन, यानी इंडियन एजेंट या इंडियन सिंबल कश्मीर के अंदर। बहुत सारी पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा कि कश्मीरी पंडित को एज एन इंडियन एजेंट देखा जाता था। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब शब्द इंडियन एजेंट बहुत सारी पुस्तकों में दर्शाया गया, तो उसका अर्थ क्या था और किस प्रकार की परिस्थितियां और वातावरण वहां रहा होगा जहां पे कश्मीरी पंडित को सिंबल ऑफ इंडियनाइजेशन के रूप में देखा जाता था। दूसरा सिंबल था सिंबल ऑफ कुफ्र, यानी अगर कभी भी कुफ्र की बात आती थी तो कश्मीरी पंडित या वो जो मिनॉरिटीज थी उनको एक कुफ्र के रूप में देखा जाता था। तो ये दो मुख्य रूप से सिंबल्स थे, और इन्हीं सिंबल्स के अराउंड ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर थी, इसी के अराउंड सारी की सारी जो मूवमेंट्स कश्मीर के अंदर वो स्ट्रक्चर होती थी, और जो भी प्रताड़नाएं कश्मीरी पंडित को मिलती थी, चाहे उनके मंदिर तोड़ दिए जाते थे कभी, या कभी उनके घर जलाए जाते थे, या कभी उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां होती थी, तो उसमें ये दो सिंबल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिया मैच हार जाए या इंडिया मैच जीत जाए, तो मैच जीत जाए तो कश्मीरी पंडित टारगेट हो जाते थे, अपने घरों के पत्थर मारे जाते थे, या उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, या उनको रिडिक्यूल किया जाता था। तो दोनों केसेस में सिंबलिज्म जो था वो इंडियनिज्म और कुफ्र, ये दो थे। लेकिन उस समय सोसाइटी और इस तरह के जो एलिमेंट्स थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता था। कहीं हमें सोशल लेवल पर इस पूरे नैरेटिव की इतनी वाइडर एक्सेप्टेंस नहीं थी कि कश्मीरी पंडित को उसमें इतनी प्रताड़नाएं मास लेवल पर मिले, और मास लेवल पर कुछ प्रोटेक्शनिज्म भी कभी कभी, जिसको कश्मीरियत का रूप भी दिया जाता था, उस प्रकार के प्रोटेक्शनिज्म के कुछ एलिमेंट्स भी हमें दिखते थे, भाईचारे के कुछ एलिमेंट्स भी दिखते थे। परंतु 90s में जब टारगेटेड किलिंग्स होना शुरू हो गया तो कश्मीरी पंडित्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वहां निकले। लेकिन अभी जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जब इसको हम थोड़ा और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो अभी एक नैरेटिव कश्मीर के अंदर सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे एक दूसरा डायमेंशन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है पिछले 30 सालों में
कश्मीरी पंडित का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ऑन इंडियनाइज्ड या बीइंग काफिर, वहां से कुछ और नए सिंबल्स उसके साथ अटैच हो गए हैं। कश्मीरी पंडित हैज बिकम अ सिंबल ऑफ एनवे एंड जेलसी। 30 साल पहले जब वो कश्मीर से बाहर निकला था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से खड़ा हो जाएगा, वो अपने में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज फिर से दिखा पाएगा। 30 सालों में कश्मीरी पंडित ने अपने आप को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से कैरी किया है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, कश्मीरी पंडित्स हैव नॉट गिवन अप देयर एजुकेशन, दे हैव कंटिन्यूअसली स्ट्रगल्ड। मेनी कश्मीरी पंडित्स आर टुडे ऑन द बेस्ट ऑफ द पोजीशंस अराउंड द वर्ल्ड, and even in the toughest of the times in camps they have still kept their head high. तो ये एक एनवे और जेलसी का भी मामला है। लोग सोचते हैं कि जब लोग माइग्रेट हो जाते हैं, जब रेफ्यूजी बन जाते हैं, तो उन्हें तो फटे हुए टेंटों में ही रहना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडित की एक क्वालिटी अच्छी रही है कि वो इन हालातों में भी लड़ पड़ा और अपने आप को खड़ा किया, और ये एक एनवे और जेलसी का भी एक सिंबल है बहुत लोगों के लिए। तो जहां तक एनवे और जेलसी है, उसी के साथ एंगर भी है। जब किसी समुदाय को अपना एंगर दिखाना होता है तो वो कश्मीरी पंडित का नाम इस्तेमाल करते हैं। या इसके साथ अगर किसी को पीस का सिंबल देखना हो तो कश्मीरी पंडित में उसको पीस का सिंबल दिखता है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात करो तो वो कहेंगे कश्मीरी पंडित हैव टू रिटर्न विद डिग्निटी एंड कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडित का कश्मीर में रहना सिंबलाइज करता है पीस। वो वहां होंगे तो पीस होगा, इसका मतलब तो सिंबल ऑफ पीस भी कश्मीरी पंडित बन गया है। इसके साथ साथ एक ब्रदरहुड का भी, यानी जब ब्रदरहुड की बात आती है, जब आप सारे माशरे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करना चाहो तो कश्मीरी पंडित अगेन बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दैट ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड का भी एक सिंबल कश्मीरी पंडित बन गया है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में या उससे पहले किसी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कश्मीरी पंडित इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ डिनायल। उसकी जो बेसिक मौलिक अधिकार है, उसके कल्चरल राइट्स, उसके रिलीजियस राइट्स, उसके इकोनॉमिक राइट्स, उसके सोशल राइट्स, उसके पॉलिटिकल राइट्स, इन सारे राइट्स का हनन हुआ है, इन सारे राइट्स को वायलेट किया गया है और इन सारे राइट्स को सिस्टमैटिकली डिनाई किया गया है। और ये कश्मीरी पंडित एक डिनायल का भी एक सिंबल है, लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पॉलिटिक्स के सिंबल तो हम बन ही गए हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक में किसी भी पॉलिटिशियन को आज कश्मीरी पंडित के बगैर राजनीति करनी आती नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे वो मानवाधिकारों का हनन हो, चाहे वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो, चाहे वो जेनोसाइड की बात कोई करे, तो कश्मीरी पंडित्स आर अगेन सीन एज अ सिंबल ऑफ दैट नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में कुछ हालात बदले। हमारे साथ कश्मीरी पंडित्स के साथ ये सिंबल्स तो और अटैच हुए, लेकिन इन सिंबल्स में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हुई जिसमें जो सिंबल देखे जाते थे भारतीयता के, और वो भारतीयता के सिंबल्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए 370 हटा दिया गया और यूनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 35A को हटा दिया गया। और यही एक बहुत बड़ा नैरेटिव पिछले 70 साल से चल रहा था कि 35A और 370 हम लोगों को अलग दिखाता है, और उसी नैरेटिव पर पूरी जो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस 30 साल पहले कश्मीर में शुरू हुआ, वो सारा उसी नैरेटिव पे था। लोगों के मनों में ठूस ठूस के ये भर दिया गया कि भाई हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। 370 इसीलिए था, 35A इसलिए था। और अचानक उस नैरेटिव का टूटना 2020 में, 19-20 में जब 35A गया, 370 गया, तो वो जो एलिमेंट्स थे, रेडिकल एलिमेंट्स, ISI पाकिस्तान या जो जितनी भी संस्थाएं वहां थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हुआ। उन्हें ऐसा लगा था कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो एकदम सड़कों पे आएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि कभी बहुत लोगों ने कहा था कि आपका झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन झंडा तो आज भी उठा रहे हैं लोग वहां पे। तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट उन्हें देखने को मिला। तो वो एक डेस्परेटनेस
उनके सामने खड़ी हो गई। और डेस्परेटनेस का एक और कारण था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड होना, 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड होना, और जो लोकल किलिंग्स थी उसमें कमी होना, और इंसिडेंट्स में कमी होना, ये एक डेस्परेटनेस जो है वो खड़ी हो गई वहां पे। और इस डेस्परेटनेस को किल करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक नई स्ट्रैटेजी का आविष्कार किया गया है। और स्ट्रैटेजी ये है कि पिछले 30 सालों में जहां कश्मीरी पंडित इतने सारी चीजों के सिंबल बन गए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित में थोड़ी सी बिटरनेस भी आ गई है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेटिव कैरेक्टर रहा है, पॉलिटी का जो डिस्क्रिमिनेटिव कैरेक्टर रहा है, उसने बहुत सारी बिटरनेस कश्मीरी पंडित के अंदर भरी। उस बिटरनेस को हेट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए एक नया गेम प्लान मुझे लगता है कश्मीर के अंदर चला, कि जो ये सेपरेटिस्ट टाइप या रेडिकल टाइप या आईएसआई टाइप या टेररिस्ट टाइप लोग थे, अब ये डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक नहीं कर सकते, लोगों को जो नॉर्मल वहां की आम जनता उनको हरास नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडित एक सिंबल बन गया कि इसको अगर हम टारगेट करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो उन्हें ये मिलता है कि उसकी जो अंदर की फीलिंग को हेट्रेड में कैसे कन्वर्ट करना, जो उसकी बिटरनेस है उसकी हेट्रेड को कैसे कन्वर्ट करना, और उसी हेट्रेड को एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट यूज करना। आप आज देखेंगे ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वहां पे कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट्स करवा रही हैं, ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक हेट्रेड का भाव कश्मीरी पंडित के मन में खड़ा किया जाए, और उस हेट्रेड को, इस मूवमेंट को सहारा देने के लिए कश्मीर के अंदर यूज किया जाए। तो मुझे एक एस्पेक्ट तो ये लगता है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें कुछ पॉलिटिशियंस, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो अपना ग्राउंड खो चुके हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जब कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उन्हें सरकार के ऊपर निशाना साधने को मिलता है, और उनको ये कहने का भी मौका मिलता है कि देखिए माइनॉरिटीज यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर नहीं है, और उन्हें रीजन बताने को मिलता है कि जो सरकार ने पीछे एक्शन लिए हैं उसी के कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं, और पंडित इसीलिए टारगेट बना है, और गवर्नमेंट पंडित्स के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो वो एंगस्ट को भी वो क्रिएट करना चाहते हैं, एंड उसको पॉलिटिक्स के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। क्योंकि सिंबलिज्म में अगर देखें तो पंडित एक सिनोनिमस सिंबल बन गया है राइट विंग का, और सिनोनिमस सिंबल बन गया है भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 साल में। बिकॉज जिस प्रकार का वातावरण देश में बना, जिस प्रकार का सहयोग कश्मीरी पंडित को इस ऑर्गेनाइजेशन से मिला, उससे उस चीज को तोड़ने का, उसको खत्म करने का, और उसी एंगस्ट को यूज करने का एक, मुझे लगता है, एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ये जो सेपरेटिस्ट या रेडिकल्स या आईएसआई या पाकिस्तान का है कि इस प्रोसेस को हम यूज करें। अदरवाइज आज भी अगर हम देखें सोशल लेवल पर there is no reaction to this, there is no social boycott of such issues. Society should have come up, society should have been on the roads कि इस तरह की इंसिडेंट्स हम नहीं होने देंगे। क्योंकि जब तक सोसाइटी का मानसिकता इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनकरेज नहीं करती, इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं होती। क्योंकि आज वो व्यक्ति भी जो 30 साल पहले निकला ही नहीं, उसे भी आप टारगेट किए जा रहे हो, जो जॉब कर रहा है उसे भी आप टारगेट किए जा रहे हो, जिसका वहां के उस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उस बेचारे को वहां की जो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है टारगेट कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि एक तो पंडित्स के मन में डर का माहौल बैठाया जाए, दूसरा वो डर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज किया जाए, और तीसरा पंडित्स जो हैं वो सिंबल बन जाएं कि जो वहां पे सरकार ने किया वो गलत है। तो ये एस्पेक्ट को देखना बहुत ही जरूरी है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एज अ कम्युनिटी हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि अगर हम एज अ कम्युनिटी देखें, हमारे में डिफरेंट मत होंगे, और मत होना कोई बुरी बात नहीं है। जो शिक्षित कम्युनिटी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के मत नहीं होंगे तो वो फिर शिक्षा का क्या लाभ।
तो शिक्षा हमें नॉलेज देती है और नॉलेज हमें डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस लेने की सक्षमता देती है। तो इसलिए डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस, डिफरेंट अलाइनमेंट्स हो सकती हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो तो अच्छी भी है। डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ होती है एक कम्युनिटी की। लेकिन हमें उस डाइवर्सिटी में भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज दुनिया में देखने को मिलेंगी जहाँ पे एट द कोर दे आर ultra orthodox. There is an ultra orthodox community within those communities. Jews को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। Jews की जो इनर कम्युनिटी का जो अगर इनर कोर देखें, आउटर कोर देखें, उसका आउटर कोर देखें, इनर कोर में आपको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज मिलेंगे। उस इनर कोर के बाहर वाले कोर में आपको ऑर्थोडॉक्स ज्यूज मिलेंगे। उसके बाहर आप निकलेंगे तो आपको कंजर्वेटिव ज्यूज मिलेंगे। उसके बाहर आप निकलोगे तो आपको सेक्युलर ज्यूज मिलेंगे, और उसके बाहर आप निकलोगे तो आपको एथीस्ट ज्यूज मिलेंगे। यानी हर प्रकार का ज्यू आपको मिलेगा, लेकिन उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, शेयर्ड सेंस ऑफ ज्यूइश हेरिटेज। तो वो भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो शेयर्ड सेंस जो है वो उनमें प्रिवेल करती है, इसीलिए वो सबसे स्ट्रांग है। हम भी एक छोटी सी कम्युनिटी हैं, नॉलेज में सबसे ऊपर हैं, ओपिनियंस में अलग हैं। ओपिनियंस में अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं, हर किसी का अपना एक मत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज ए कश्मीरी कम्युनिटी हम लोगों का एक शेयर्ड हेरिटेज है, हम लोगों की एक शेयर्ड सिविलाइजेशन है, हम लोगों की एक शेयर्ड कल्चर है। हमें उस शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड सिविलाइजेशन और शेयर्ड हेरिटेज को अपना आधार मानना चाहिए, और वहां से हमें अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को ड्राइव करना चाहिए, अपनी कैमेड्री को ड्राइव करना चाहिए, अपनी कोऑपरेशन को ड्राइव करना चाहिए, अपनी मूवमेंट को ड्राइव करना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हमें ये होप भी नहीं रखनी चाहिए कि ये कल परिस्थितियां ठीक होगी। 70 साल के कल्चर को तोड़ना, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना और एक नए कल्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना अपने में एक बहुत कठिन काम है। और जब आपके पास बहुत सारे ऑपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे हों, उन ऑपोजिंग फोर्सेस के अंदर उस कल्चर को बिल्ड करना और रिबिल्ड करना आसान नहीं है, लेकिन ये वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। समाज जो है लोकल, अगर वो भी खड़ा हो जाए और नई जनरेशन भी उसको समर्थन दे, और हम लोग मिलकर एक नए थॉट प्रोसेस को कश्मीर में शुरू करने का प्रयास करें, सब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में अपना एक जो हमारा भारतीयता का नैरेटिव है, जो हमारी सिविलाइजेशन का नैरेटिव है, जो हमारी हेरिटेज का नैरेटिव है, उसको कंटिन्यूसली हम पुश करते रहें, तो आने वाले कुछ सालों में हम लोग कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, और बिना पेशेंस के जो कश्मीर का मसला है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। इट्स अ लॉन्ग टर्म बैटल। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें इस रेडिकलाइज्ड माइंडसेट और इस रेडिकलाइज्ड कल्चर को डिकंस्ट्रक्ट करना है और एक नए थॉट लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। और मेरा अंत में यही निवेदन है सरकार से भी, जो संस्थाएं हैं, कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो है वो उस एथॉस को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसे बहुत सारे कश्मीरीज जो उसी सिमिलर एथॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हेरिटेज को मानते हैं, उस कल्चर को मानते हैं, उस सिविलाइजेशन का पार्ट अपने आप को समझते हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज यही वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में कश्मीर को वापस उसी सिविलाइजेशन के साथ बॉन्ड बना के खड़ा करने में सहयोगी होंगे। और उसके लिए इस समाज का जीवित रहना, बचा रहना, एनकरेज रहना, मोटिवेटेड रहना और सक्सेसफुल रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।